हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पैब्लोस केमिस्ट्री। बहुत दिन के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड BP202T है, यूनिट 1, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, और उस एग्ज़ाम में किस तरीके से आप आंसर्स को लिखेंगे तो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आंसर लिखना सेकेंडरी है, बट प्राइमरी कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एप्लीकेशन आपका जीपैट के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स गेट भी हो गए, CSIR हो गया, तो हर एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके पास एक अच्छा मौका होता है जब आप बी फार्म में होते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को सही करने का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यदि आप सही कर लेंगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहले ना यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है वो है सिलेबस, ठीक है, कि इस सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो जो पहला चीज़ है वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। और उसके बाद दूसरा जो चीज़ इसमें पढ़ना है वो है तुम्हारा नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा चीज़ जो पढ़ना है वो क्या है, नोमेनक्लेचर, ठीक। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर कॉमन एंड IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद आपको पढ़ना है कि हाँ, नोमेनक्लेचर अप टू 10 कार्बन, ओपन चेन एंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनके बारे में जो 10 कार्बन तक के स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इतना जो है, इतना चीज़ आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। तो अब इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से, और उससे भी पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक जो मतलब होता है उसमें बोला जा रहा है कि ये डेफिनेशन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत पुराना है, ठीक है। मतलब समझ लो कि डायनासोर के टाइम से चला आ रहा था कि हुआ क्या कि जो भी कंपाउंड्स, मतलब उस समय साइंटिस्ट का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना हम लोग कभी अपने लैब्स में नहीं बना सकते। हम लोगों को जो प्लांट से मिल रहा है या जो एनिमल से मिल रहा है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जो चीज़ को हम लैब में बना पा रहे हैं वो अलग कंपाउंड्स है, और जो लैब में नहीं बन पा रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ऐसे चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी और ये सब चीज़ों को पढ़ोगे तो उसमें बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एक ऐसा चीज़ प्रेजेंट है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं प्रेजेंट हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड्स है तो इनको लैब में नहीं बना सकते। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ट्राई किया कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज करने का, और उन्होंने सक्सेसफुली उसे बना भी लिया। जैसे हुलर नाम का साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है यूरिया का सिंथेसिस किया, ठीक है, लैब में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो मिथ तो टूट गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग सिर्फ नेचर से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, बट क्या हुआ कि जो पहले नाम रखा गया था उसी नाम को यहाँ पे रख दिया गया। तो अब जनरली ये देखा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्बन। तो कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, मतलब जैसे मान लो कि पूरा पीरियोडिक टेबल आपके पास है और उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 सपोज एलिमेंट्स है, तो 118 से एक हटा दे तो अकेला बच गया कार्बन, और एक तरफ रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स बच जाएंगे, ठीक। तो अब इसमें से जो ये एक अकेला एलिमेंट कार्बन है ना, ये इतना कंपाउंड्स बना रहा है कि ये सारे लोग मिलके इतना कंपाउंड, इसके आधा भी कंपाउंड्स नहीं बना पा रहे, ठीक है। मतलब इस जीवन काल में आप जो भी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, अपना घर हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, मुझे हो गया, खाना हो गया, जो भी चीज़, दवाई हो गया, हर चीज़ में कार्बन अवेलेबल है, ठीक है। एवरीथिंग, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब में कार्बन अवेलेबल है और कार्बन के कंपाउंड्स अवेलेबल है। तो ऐसा क्या है जो कार्बन हर बार इतना ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है? तो इसमें इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की, ठीक है। पहला जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन,
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। और कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन के पास एक ऐसा एबिलिटी है जिससे ये अपने आप में ऐसे जोड़ सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन से किसी भी तरीके से ऐसे लंबा चेन बना के, ब्रांच बना के, मतलब अनलिमिटेड नंबर में कहीं पे भी कैसे भी किसी तरीके से ये जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो कंपाउंड बनते हैं ना, वो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं क्योंकि ये जोड़ना जानता है। ठीक है, जोड़ के रखना जान रहा है अपने लोगों को अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ है कार्बन का एक स्पेशलिटी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो प्रॉपर्टी है कार्बन का, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है, टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी और इसमें 4 अलग अलग तरीके से मोनोवैलेंट एटम आके जुड़ सकते हैं। अब यदि डाईवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है तो वो 2 डाईवैलेंट वाले जुड़ सकते हैं। ट्राईवैलेंट जिसकी 3 वैलेंसी, वो 1 जुड़ सकता है। तो कार्बन के पास अलग अलग एलिमेंट्स आके इस तरीके से जो है कोवैलेंसी शो करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात हम जब करें कार्बन की, तो कार्बन का क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉपर्टी के कारण कार्बन कैपेबल है और डिजर्व करता है कि हम इतने सारे कंपाउंड्स बना लें। ठीक है, जो कि बाकी और नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसको एक सेपरेट केमिस्ट्री में ही रख दिया गया, क्योंकि उसमें हम लोग बेसिकली कार्बन की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कार्बन के द्वारा जो भी कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्लासिफिकेशन का ज़रूरत होता है। चाहे आप बायोलॉजी पढ़े या जूलॉजी पढ़े या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको क्लासिफिकेशन का कंपोनेंट दिखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ये है कि सपोज मैं यदि आपको एक लाइब्रेरी में ले जाऊँ और उस लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज करके रखे हुए, ठीक है, तो वो बुक्स अरेंज होने से पहले कहीं ना कहीं से आए होंगे। मान लो हम ट्रक में भर के बुक्स ले आए और एक बिल्डिंग में लाके फेंक दिए। ठीक है, तो यदि हम इस तरीके से कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे बुक जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि वो बुक वहाँ पे जमा हो गया है, तो अब मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि जाओ ऑर्गेनिक की एक बुक लेके आओ, तो हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक की बुक तुरंत मिल जाए, सामने ही रखी हो, और हो सकता है कि आप घंटों घंटों खोज लें फिर भी ना मिले। ठीक है, तो क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे खोजने में उसको दिक्कत होगा। लेकिन जब हम उसको अरेंज कर देते हैं क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, उसके बाद फिर डोमेन वाइज की केमिस्ट्री की बुक्स यहाँ रहेगी, चाहे वो कोई भी क्लास की हो, किसी ना किसी तरीके से हम उसको जब अरेंज कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, तो हमें वो समझना और जानना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी है कि जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम इनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं, तो हमारे पास इसको पढ़ना आसान हो जाता है। हम देख पाते हैं कि हमारे पास किस तरीके के कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, हम आसानी से उसका तुलनात्मक अध्ययन या फिर कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में समझ ही चुके हैं कि कार्बन और जनरली मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और उस हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा बनाए गए जो भी कंपाउंड, तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं और डिफरेंट तरीके से वो बन रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा जो पार्ट है वो है तुम्हारा क्लासिफिकेशन का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ बताई गई है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, और दूसरे में है कि साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप बात करोगे ये साइक्लिक, ये ओपन चेन कंपाउंड्स की, तो इसको भी फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओपन चेन में भी आपका जैसे एक एलिफेटिक चेन हो, मतलब ओपन चेन में जो है आपका, इसमें क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे चेन होंगे जो सैचुरेटेड चेन हो, ठीक है, सैचुरेटेड चेन्स, और कुछ होंगे अनसैचुरेटेड चेन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड चेन्स। ठीक, ये किसका है, ये एसाइक्लिक का है। ठीक है, ए किसी भी वर्ड के आगे ए लग रहा है तो उसका मतलब नॉट होता है, और सैचुरेटेड मतलब
जो सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड बनते हैं वो एक तरीका है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड का मतलब कि इसमें और ज़्यादा हाइड्रोजन का एडिशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इस कार्बन में वैलेंसी 4 होती है तो एक एक इसमें मोनोवैलेंट हाइड्रोजन जुड़ गया 4, ठीक है। तो अब ये सैचुरेट हो गया, अब इसमें और ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ने की संभावना नहीं है। वहीं पे जब हम और इस सैचुरेटेड क्लास का जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग अल्केन बोल के डिनोट करते हैं और उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड की जब बात करें तो हमारे पास डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें अभी संभावना है कि हम यदि ये डबल बॉन्ड को तोड़े और इस कंपाउंड को कन्वर्ट करें सैचुरेटेड के तरफ, मतलब इसमें इस ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यदि हम इसमें और हाइड्रोजन्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि और हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। तो यदि और हाइड्रोजन ऐड हो सकता है तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब अब उसमें और ज़्यादा हाइड्रोजन आप ऐड नहीं कर सकते हो। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। तो इसमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में दो तरीके के क्लासिफिकेशंस आते हैं। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कीन, ठीक है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कीन, और दूसरे वाले को जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन, ठीक है। तो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें देखो जो एक तरीके से और देख सकते हो तो इसमें कुछ चेन्स बनते हैं जो स्ट्रेट चेन बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट चेन बन गया। अब कुछ इसमें होंगे जो ब्रांचेस बन सकते हैं, तो ब्रांचेस भी बना सकते हो इसमें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ऐसे, इधर इसमें इधर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो ये ब्रांच वाले पार्ट हो गए जिसमें कुछ ऐसे शाखाएं निकली रहेंगी, ठीक है। और कहीं पे किसी को हम स्ट्रेट चेन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये भी क्लासिफिकेशन का पार्ट बता सकते हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये हो गया। दूसरे तरफ हम जब देखते हैं तो हमारे पास साइक्लिक या क्लोज चेन वाले कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये चेन वाले कंपाउंड बन गए। जब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दूसरा पार्ट में, तो इसमें साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड बनाए गए, ठीक है। अब इस रिंग कंपाउंड्स में भी आपके पास क्या है कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है। उसके बाद होमोसाइक्लिक में भी, ठीक है, तो साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स है। इसमें क्या है? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो अब इसका भी फर्दर देखो, सबसे पहले जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होगा ऐसे कंपाउंड जो एक क्लोज रिंग बना रहे हो। जैसे मैं यदि बोलूं कि ये आपस में इस तरीके से जुड़े हैं तो ये क्या हो गया? एक तरीके का साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। 12th तक के क्लास में भी आपने ये स्ट्रक्चर बहुत देखा होगा जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया? साइक्लिक कंपाउंड हो गया। यदि और अच्छे से पढ़े होगे तो आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे, ठीक है। ऐसे और अच्छे से पढ़े होगे तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि ये क्लोज फिगर बना रहे हैं, क्लोज रिंग बना रहे हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड में बात आती है फर्दर क्लासिफिकेशन की, तो हम देखते हैं यहाँ पे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मतलब क्या होता है बच्चों? होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन टॉपिक में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बनते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब आपके किसी रिंग में प्रेजेंट रहे, सिर्फ केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो साइक्लिक तो है लेकिन उससे कोई मतलब ऑर्डर या कोई सुगंध नहीं आएगा, कुछ एरोमा उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल में आप इस तरीके से बना सकते हैं। यदि मैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस की बात करूँ तो बॉन्ड लाइन नोटेशंस में ऐसे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है।
बात जब हम करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो ये कंपाउंड्स है साइक्लिक तो हैं, लेकिन इनसे कोई एरोमा या कोई स्मेल नहीं आएगा। जब हम बात करते हैं आपसे कि कुछ कंपाउंड जो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले आपके पास बेंजीन आता है। ठीक है, बेंजीन कंपाउंड्स जो है ये एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अब इस एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किए, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने के लिए हमें हकल्स रूल पढ़ना होता है, ये हम पढ़ेंगे। और ये बहुत हॉट टॉपिक है जीपैट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर साल ना पूछे तो फिर भी एक ना एक साल गैप करके पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर अमंग देम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन की रूपरेखा लिए हुए हैं, मतलब उनका मेन न्यूक्लियस जो है बेंजीन है, और तब वो एरोमेटिक है। जैसे मान लो कि आपके पास ये फिनॉल आ जाएगा। ठीक है, ये फिनॉल हो गया, या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज करके बने हैं, नैप्थलीन और एंथ्रासीन टाइप्स के कंपाउंड जो बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब कंपाउंड्स बन रहे हैं आपके पास, तो ये सब भी जो कंपाउंड्स होते हैं, ये सब भी क्या होंगे आपके, ये सब भी कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक होंगे, और ये सब भी बेंजोइड ग्रुप के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, बेंजोइड ग्रुप के कंपाउंड है, और इन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक। मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसका मेन न्यूक्लियस बेंजीन है। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आपके बेंजोइड कंपाउंड हो जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो बिना बेंजीन की रूपरेखा लिए हुए क्या होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड है जो बेंजीन स्ट्रक्चर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। ठीक है, बात करें हेट्रोसाइक्लिक का कंपाउंड्स की, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ अलग एलिमेंट्स उसके साइक्ल्स में आते हैं। जैसे यदि मान लो कि ये बेंजीन है, अब इसमें मैं यदि OH लगा देता हूँ तो ये फिनॉल बन जाता है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो OH लगा है ना, वो OH रिंग के बाहर है, रिंग का पार्ट नहीं बना, रिंग की आत्मा में वो ऑक्सीजन नहीं समाया, तो वो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे इस वाले कंपाउंड को देखूं, तो इसमें 5 मेंबर रिंग तो बना है। ठीक है, 4 इसमें कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन लीक से हटके आ रहा है। मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को हम बोलते हैं हेटेरो एटम। ये ऑक्सीजन किसके जैसे जाना जाएगा, इसको बोलेंगे हेटेरो एटम। ठीक है, हेटेरो एटम, और ये कंपाउंड हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। ठीक, हेटेरो एटम मतलब ऐसा एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है। कौन कौन से एटम आते हैं, जो भी एटम्स जनरली बाईवैलेंट से ज़्यादा हो, मतलब जिसकी वैलेंसी ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा वैलेंसी हो, वो आता है रिंग में, ऐसे कंपाउंड्स बनता है। मतलब आपको हाइड्रो यहाँ पे फ्लोरीन नहीं मिल सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या क्या कैसे कंपाउंड्स होंगे, जिसके वैलेंसी ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे कंपाउंड्स आपको एज ए हेट्रोसाइक्लिक में मिल सकते हैं। आपको कभी फ्लोरीन नहीं मिलेगा, क्लोरीन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लोग हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी एक होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये सारे यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं और अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसमें भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, तो इसमें भी ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जो क्या करते हैं, जो कभी एरोमेटिक या फिर कोई किसी पर्टिकुलर तरीके का एरोमा को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी बोले तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक्स ऐसे होते हैं जो एरोमा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होंगे जो एरोमा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन एरोमा उनका नहीं है। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक तो है लेकिन एरोमा उनमें नहीं है, और कुछ हेट्रोसाइक्लिक ऐसे होते हैं जिसमें एरोमा भी होता है। तो देखते हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जो
एरोमेटिक कंपाउंड हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं हकल रूल से, ठीक है। हकल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया जिसमें आपके क्या थे, जिसमें 3 पैरामीटर्स थे। उन्होंने कहा कि आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि वो प्लानर होना चाहिए, ठीक है, आपका कंपाउंड प्लानर होना चाहिए। तो प्लानर के लिए हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं जनरली, ठीक है। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि साइक्लिक और प्लानर तो ठीक है, बट उन कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि यदि ये तीनों प्रॉपर्टी किसी में है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और वहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो ऐसे यदि कंपाउंड्स है तो वो एरोमेटिक होगा। तो ये सब जो कंपाउंड्स है ना, इनमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये मतलब एरोमेटिक्स नहीं होते। लेकिन अब जो कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक में आते हैं वो कैसे होंगे, वो इस तरीके से होंगे, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और वो कंपाउंड्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है। वो कंपाउंड्स इस तरीके के, जैसे ये मैं बनाया हूँ ये थायोफिन है, ये जो बना रहा हूँ ये पायरोल है, ठीक है, ये जो बना रहा हूँ ये फ्यूरान है। तो ये सब कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यही था आपका क्लासिफिकेशन का सेगमेंट, ठीक है। इसमें एक एक टर्म्स को हमने पढ़ा, एक एक टर्म्स को जाना, सबके एग्जांपल्स देखे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में इसी वीडियो के, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी नोमेनक्लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं सोच रहा था बेसिकली इस क्लास को लाइव लूँ, बट थोड़ा लाइव में जो है कुछ इशू आ रहे थे, तो इसलिए मैंने लाइव को ड्रॉप किया। बट वीडियोस ट्राई करूँगा कि रेगुलरली वहाँ पे पोस्ट हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहे, मस्त रहे।